A very good morning to all my dear students. I am C.S. Shweta and I am taking your Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence in Module 2, Paper number 4. So Module 2, Paper number 4 is Secretarial Audit, Compliance Management and DD. और मैं आपको हर सेशन में ज़्यादा बताती हूँ कि आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट है that is divided into two parts, Part A and Part B. Part A is Compliance Management and Part B Secretarial Audit and Due Diligence. राइट तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि आपका जो दोनों पूरा सब्जेक्ट है डिवाइड टू टू पार्ट. दिस इज अ स्टडी मॉड्यूल, ओके, एंड यू नो दैट आई टीच फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल. तो कंप्लायंस मैनेजमेंट इज 40 मार्क्स, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड डीडी इज 60 मार्क्स, राइट. एंड वी हैव लॉट ऑफ चैप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट. तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो पार्ट 2 जो सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस है 60 मार्क्स का, उसके टेक्निकली उसका पहला चैप्टर और सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8, that is audits. So today we are going to talk about audits, right? So let's start with a fresh chapter, that is audits, which is overview and introduction of various audits. एक तो हम बहुत सारे audits के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे types of audits के बारे में बात करेंगे. उसके बाद we want to talk about ICSI auditing standards. तो ICSI auditing standards और types of audits हमारा main content है इस chapter का, चैप्टर नंबर 8. तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन पार्ट बी जो है सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस उसका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको काफी ऑडिट्स के बारे में पता चलेगा. बहुत सारी ऐसी ऑडिट्स हैं जो कंपल्सरी भी हैं, रिकमेंडेड भी हैं, वो कैसे करी जाती हैं उनके बारे में पता चलेगा. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड ट्रस्ट मी पार्ट बी इज मोर इंटरेस्टिंग. मतलब पार्ट ए सिंपल जरूर है लेकिन पार्ट बी मुश्किल जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग ज्यादा पार्ट बी है, ठीक है. एनीवे लेट्स स्टार्ट विद ऑडिट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 8. चलिए, ओके, लेसन नंबर 11. लेसन नंबर 11 के बारे में मैं आपको एक खास बात बताती हूँ. जो लेसन नंबर 8 हम कर रहे हैं ना स्टार्ट, लेसन नंबर 8 एंड 11 दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. मतलब अगर आपको 8th अच्छे से समझ में आ गया ना तो 11th आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि 11th इज बेसिकली 11th चैप्टर जो है वो 8th का ही एक्सप्लेनेशन है. मतलब जैसे अब 8th चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका जो चैप्टर नंबर लेसन नंबर 11 है वो काफी 8th चैप्टर जैसा ही है पर थोड़ा डिटेल में. तो लेसन नंबर 8 अगर इंटरेस्टिंग लगा, इजी लगा तो समझो लेसन नंबर 11 भी बहुत उससे सिमिलर है, काफी सिमिलर है. तो हमारा लेसन नंबर 8 क्या है? ऑडिट्स, एंड विच इज पार्ट बी सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस का लेसन नंबर 1, लेसन 8 ऑडिट्स. तो लेसन नंबर 8 ऑडिट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तो मैम पूरा सब्जेक्ट ही यही है हमारा, हम इस पूरे सब्जेक्ट में ऑडिट के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है कंप्लायंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. सबसे पहले कंप्लायंस मैनेजमेंट के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में भी बात करी थी. कंप्लायंस मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट को कंप्लायंसेस को मैनेज करना. अब हम कंपनी सेक्रेटरीज का तो काम यही होता है कंप्लायंसेस देखना, मैनेज करना, एडहर करना, ठीक है. एंड वी शुड बी नोइंग कि नॉन कंप्लायंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज वी आर द वन हु बेसिकली गाइड, वी बेसिकली डायरेक्ट, we basically give directions, we basically give advice to directors. We are the ones, company secretaries होते हैं जो directors को advice करते हैं. So जब तक आपको compliances की importance नहीं पता होगी, जब तक आपको compliances को manage करना नहीं आएगा, then how are you going to explain this to management? तो आपको सबसे पहले compliances के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. जो पहला पार्ट है ना कंप्लायंस मैनेजमेंट, दैट इज अबाउट योर स्किल्स, हाउ टू मैनेज कंप्लायंसेस, राइट. कंप्लायंस चार्ट बनाने चाहिए, कंप्लायंस डैशबोर्ड होना चाहिए, कंप्लायंस कैलेंडर होना चाहिए. ये सब चीजें हैं हमारे पार्ट ए में. पार्ट बी जो है सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, जिसका हम ये पहला चैप्टर कर रहे हैं ऑडिट्स, उसमें क्या है, उसमें आपको बता रहे हैं ऑडिट्स के बारे में, ऑडिट कैसे करी जाती है, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रिंसिपल्स, ऑडिट टेक्निक्स, ऑडिट रिपोर्टिंग, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट ऑडिट. आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो हमारी जो ऑडिट है ना, चाहे वो कोई भी ऑडिट हो, मतलब वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, सेक्रेटेरियल ऑडिट हो, कॉस्ट ऑडिट हो, जो भी ऑडिट हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कर रहा हो, ऑडिटिंग हमेशा 3 फेजेस में होती है.
ठीक है ना। एक होता है प्रीलिमिनरी वर्क जो ऑडिट से पहले होता है, एक होता है कंडक्ट ऑफ ऑडिट जब हम ऑडिट करते हैं, तीसरा होता है रिपोर्टिंग, कंक्लूजन ऑफ ऑडिट जिसको बोलते हैं। तो एक तो ऑडिट करने से पहले हम कंपनी को स्टडी करते हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए बीइंग अ प्रोफेशनल आपको सारी कंपनीज के बारे में चलो सुना हुआ है, हाँ ये कंपनी ये बनाती है, कंपनी वो बनाती है, बट ऑडिट करने के लिए तो कंपनी को डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना सीधा ऑडिट करने चले जाओगे जब तक आपको कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के डिटेल्स के बारे में नहीं पता होगा। तो पहले तो हम कंपनी को स्टडी करते हैं, अपनी टीम को डिवाइड करते हैं, कैसे ऑडिट करेंगे वो प्रोसीड प्लान करते हैं, तो दैट इज प्रीलिमिनरी वर्क सारा। फिर हम जब ऑडिट करने जाते हैं कंपनी में, दैट इज कंडक्ट ऑफ ऑडिट, और ऑडिट के दौरान हम बहुत सारे टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारी ऑडिट सक्सेसफुली हो जाती है तो हम फिर रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग में अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम ओपिनियन वाले चैप्टर में करेंगे। तो बेसिकली हमारी पूरी ऑडिट इन 3 फेजेस में ही सिमटी हुई है, प्रीलिमिनरी वर्क, कंडक्ट एंड कंक्लूजन, ठीक है ना। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इस लेसन में, वो हम बात कर रहे हैं ऑडिट के कितने टाइप्स होते हैं और ICSI ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या दिए हैं कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। सो इस पूरे सब चैप्टर में वी हैव टाइप्स ऑफ ऑडिट, वी हैव CG audit, CSR audit, insider trading audit, label audit, cyber audit, environment audit, forensic audit, forensic is my favorite, social audit, takeover audit। तो इतनी टाइप्स ऑफ ऑडिट तो आप सोच रहे हैं हमने तो कभी सुनी ही नहीं, हमने तो सिर्फ सेक्रेटरियल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट सुना है। उसके बाद ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। Before starting, let me remind you that this is your study module, okay? And anything done from the study module is complete. There's no scope of leaving anything from study module. हाँ, ऐसा जरूर है कि मैं कुछ टॉपिक्स के चार्ट्स बनवा देती हूँ कि हाँ ये जो अगला टॉपिक है मैं इसका चार्ट बना देती हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। दैट इज माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू सम टॉपिक्स, लेकिन but I do not leave anything from study module. I make sure that you should be very friendly with your study modules. See, ये जो स्टडी मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है ना, स्टडी मॉड्यूल से पढ़ाना है, स्टडी मॉड्यूल कवर करनी है, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई हैव रेड फ्रॉम अ बुक या मैंने कोई किताब में पढ़ा है कि कोई मंत्र है कि स्टडी मॉड्यूल से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कोई मंत्र नहीं है ये। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव अप्लाइड इन माय ओन लाइफ व्हेन आई वाज डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू थॉरली study module, and that is the reason I feel, that is the main reason I have cleared all my exams in first attempt. So I feel that study module is very important, right? हम जब एग्जाम देने जाते हैं, अगर हम पूरा करके जा रहे हैं, कितने बच्चे होते हैं स्कैर्ड फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल। स्टडी मॉड्यूल तो खोली ही नहीं होती मैम, वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है। मतलब दूसरे नोट्स की बुक्स देखोगे ना, उसपे सारे रेड और फ्लोरोसेंट वो जो मार्कर होते हैं लगे हुए, लेकिन स्टडी मॉड्यूल तो ओपन ही नहीं, उसके पेज भी ऐसे होते हैं, चिपके होते हैं, ओपन ही नहीं हुई होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोलेंगे बच्चे मैम स्टडी मॉड्यूल तो बड़ी डिटेल है, तो डिटेल पढ़ना है ना, डिटेल नहीं पढ़ोगे तो क्लियर कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं स्टडी मॉड्यूल के बारे में पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, तो स्टडी मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेट्स स्टार्ट अबाउट ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट्स। So an audit refers to systematic and independent examination of books of accounts, statutory records, documents, voucher of an organization to ascertain and that how far the financial and non-financial statement and disclosures present a true and fair view of the company. So यहाँ आपको कह रहे हैं ऑडिट जो है वो एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सिस्टमैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका भी प्रोसेस है। अभी मैंने आपको 3 फेज बताया ना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इसको एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कर रहा है, कंपनी का खुद का ऑफिसर, कंपनी का खुद का एम्प्लॉय, कंपनी का खुद का प्रोफेशनल नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट मतलब जो कंपनी के बाहर है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? दे इंस्पेक्ट, एग्जामिनेशन करते हैं किस चीज की? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, बुक्स, नॉन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, सबको इंस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू ascertain मतलब टू सी, टू एग्जामिन, to come to a conclusion, to ascertain क्या, that whether the financial statement और जो नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ये देखने के लिए सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है।
ब्रॉडली ऑडिट को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट कवर स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वेयरएज कंप्लायंस ऑडिट कवर सेक्रेटरियल ऑडिट, CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट बोल रहे हैं। अगर मैं आपको ये चीज बहुत आसान करके बताऊं तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी ऑडिट है वो 2 टाइप्स की है। एक है फाइनेंशियल ऑडिट, एक है नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है ना। अब फाइनेंशियल ऑडिट तो नाम से पता चल रहा है कि वो ऑडिट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करा जा रहा है, क्वांटिटेटिव टर्म्स को चेक करा जा रहा है। और नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है जिसमें कि वो ऑडिट्स करी जा रही है जिनमें कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कोई क्वांटिफिकेशन ना चेक होकर कंप्लायंसेस चेक हो रही है। ठीक है। तो फाइनेंशियल में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल में हम लोग डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंसेस चेक कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट में आ जाती है हमारी एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। ठीक है। एक हमारी कॉस्ट ऑडिट भी आ जाती है, एक हमारी इंटरनल ऑडिट भी आ जाती है। प्लीज मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, ये बचपन की प्रॉब्लम है। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल ऑडिट में हमारी सेक्रेटरियल ऑडिट आ जाती है, CG ऑडिट आ जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज आल्सो टू सी ना whether the company is following laws or not। इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट आ जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारी फॉरेंसिक ऑडिट आ जाती है। फॉरेंसिक को तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट कंप्लायंस ऑडिट आ जाती है। तो जितनी भी ऑडिट जो नॉन फाइनेंशियल से रिलेटेड है वो नॉन फाइनेंशियल ऑडिट्स में आती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है फाइनेंशियल ऑडिट में आती है। ठीक है ना। तो ये इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं आपको। उसके बाद बोल रहे हैं सेक्शन 139 to 147 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद ऑडिट्स। इट कंप्लीटली डील्स विद द ऑडिट। ठीक है। इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका इन्होंने यहाँ पे नीचे भी चार्ट बनाया हुआ है। दैट कंपनीज एक्ट 2013 में ये 4 टाइप्स की ऑडिट, मतलब 4 बेसिकली बनाए हुए हैं ब्रॉड कैटेगरीज ऑडिट्स के। सेक्रेटरियल ऑडिट हमारी सेक्शन 204 है, सबसे ऊपर लिखी है क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी हैं और कंपनी सेक्रेटरीज हम पढ़ रहे हैं। वैसे बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो 139 से लेकर 147 में। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, रोटेशन होती है नहीं होती, फीस कितनी होती है, सब कुछ 139 to 147 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। 148 में इट्स अबाउट कॉस्ट ऑडिट, जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं। 138 इज अबाउट इंटरनल ऑडिट, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एंड सेक्शन 204 इज अबाउट सेक्रेटेरियल ऑडिट। हम तो मैम सेक्शन 204 ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हम तो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, बात सही है, लेकिन हमें सारे ऑडिट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल। ओके। तो हम लोग जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात करेंगे, और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, हाँ, हम लोग बेसिकली तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की ही डिटेल में बात करने वाले हैं। मेजर सेक्शन दैट इज सेक्शन 204, क्योंकि ये CS प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं, द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। Section 143 subsection 12 talks about duties of auditors. अगर वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं करता है, in case of listed company it is liable for 5 lakh penalty, in case of other company they're liable for 1 lakh rupees penalty. तो of course we are going to talk about penalties also later on. ठीक है ना। तो हम लोग सेक्शन 147 में बेसिकली पेनल्टीज ही हैं, तो हम लोग सारे सेक्शंस के बारे में एक बार बात करने वाले हैं धीरे धीरे आगे जैसे जैसे सेक्शन आएंगे। लेकिन हमारे इस पूरे सब्जेक्ट का जो मेजर सेक्शन है वो सेक्रेटरियल ऑडिट ही है। इंटरनल ऑडिट भी बात करेंगे, हम सबके बारे में बात करेंगे, बट सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो ऑल क्लियर अबाउट योर इंट्रोडक्शन अबाउट ऑडिट्स। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि ऑडिट के काफी टाइप्स हैं। ऑडिट 2 तरीके की डिवाइड होती है, तो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। कंपनी सेक्रेटरी जो हैं वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। कंपनीज एक्ट में आपको सेक्शन 139 to 147 से स्टैट्यूटरी ऑडिट बताई गई है, 148 में आपको कॉस्ट ऑडिट बताई गई है, और सेक्शन 204 में आपको सेक्रेटरियल ऑडिट बताई गई है। ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं सबसे पहली ऑडिट के बारे में, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस ऑडिट।
अब बच्चे ना यहाँ पे बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि लेसन नंबर 11 है वो भी इससे काफी सिमिलर है, मतलब लेसन नंबर 8 से बहुत प्रभावित है। क्योंकि लेसन नंबर 11 में जैसे यहाँ पे हम सीजी ऑडिट पढ़ा रही हूँ आपको, वहां पे भी सीजी ऑडिट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में। वहां पे भी इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट है पर थोड़ा डिटेल में। तो सेक्शन लेसन नंबर 8 एंड 11 आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। अब लेसन नंबर 8 से क्या क्वेश्चन आ सकता है जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें कोई राइट शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 8 में, ठीक है। पर क्या इंपॉर्टेंट है वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट क्या होता है। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। We company secretaries are called as corporate governance officers. We company secretaries main work is corporate governance. So what is corporate governance? Corporate governance is to follow law, is to comply with all the rules and regulations, laws made thereunder. Corporate governance audit एक strategic audit है to ensure that all processes, including the requirement under laws, policies, procedures that are necessary for directing and controlling a business enterprise are implemented effectively. यहाँ कह रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में ये देखा जाता है, प्रोफेशनल ये देखते हैं कि जो कंपनी है वो सारी चीजें जो है सिस्टमैटिकली कर रही है, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए कर रही है, कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं करा जा रहा, ठीक है ना। तो जैसे कानून में लिखा हुआ है वैसे ही करा जा रहा है, सिस्टमैटिक वे में करा जा रहा है, सारे प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करा जा रहा है। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। Audit of corporate governance processes provides assurance to stakeholders. See, any audit, मतलब या तो हम सीजी ऑडिट की बात कर रहे हैं, लेकिन आई टेल यू एनी ऑडिट गिव एश्योरेंस टू स्टेक होल्डर। अगर मैं एक स्टेक होल्डर में कंपनी में और मैं अगर एक ऑडिट रिपोर्ट देख रही हूँ, कोई भी ऑडिट रिपोर्ट, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है, सीजी ऑडिट है, कोई भी ऑडिट है, तो अगर वो ऑडिट रिपोर्ट ठीक है तो एज अ स्टेक होल्डर मुझे तसल्ली रहेगी कि हाँ कंपनी ठीक है। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, अब सोचो एक कंपनी की सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट हुई है और अगर उसमें कुछ फ्लॉ निकल जाए, कुछ गलत निकल जाए उसकी रिपोर्टिंग में, कंपनी ने ये प्रोसेस ठीक से नहीं करा, लॉ फॉलो नहीं करा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही है। दैट व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट कंपनी। कंपनी में पेनल्टी तो लगेगी, रेपुटेशन लॉस, साथ में ऐसी कंपनी में कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करता, अंडरस्टैंड, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जो ऐसे रिपोर्ट से हो सकते हैं कंपनी में। तो इसलिए हर ऑडिट इंपॉर्टेंट है। सीजी ऑडिट तो स्पेशली बताती है कि कंपनी लॉज प्रोसीजर्स के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि आज अगर कंपनी लॉज प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रही तो कल वो डेफिनेटली किसी ना किसी ट्रबल में आ सकती है। Audit of corporate governance processes provide assurance to stakeholders that all the required governance activities have been accomplished. तो कंपनी ने सारे गवर्नेंस एक्टिविटीज जितने भी लॉ से रिलेटेड प्रोसीजर, लॉज, रिक्वायरमेंट्स, रूल्स, रेगुलेशन सब फॉलो करें हैं, एंड व्हाट रिमेन्स अदरवाइज thereby assisting stakeholders in making an informed decision. तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट्स देखकर ही स्टेक होल्डर्स भी अपना डिसीजन लेते हैं वेदर टू इन्वेस्ट फर्दर, वेदर टू विड्रॉ देयर मनी, वेदर टू बी द पार्ट ऑफ द कंपनी, वेदर टू डिपार्ट फ्रॉम द कंपनी। तो ये सारे डिसीजन जो है स्टेक होल्डर्स ऐसी रिपोर्ट्स को देखकर बनाते हैं। Stakeholders don't like to receive surprises. An audit of corporate governance activity shall ensure an effective check mechanism on supervisory and managerial layers of a business enterprise. सरप्राइज समझ गए ना आप, कि कंपनी जो स्टेक होल्डर्स है ना वो कंपनी के शॉक या धक्के या सरप्राइजेस के लिए नहीं बने हुए कि अचानक से पता चल गया मैनेजमेंट में ये एम्प्लॉय ऑफिसर ने फ्रॉड करा, मैनेजमेंट में ये चीज है एक तरह से धक्का है फॉर स्टेक होल्डर्स, नॉट हेल्थी फॉर द कंपनी एज वेल। बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट जो होती है ना, अगर रेगुलरली करी जाए तो एक तरह से ये ऑडिट रहती है सारे लेवल्स को चेक करने के लिए। इनफैक्ट एक बात बताओ, कंपनी में जो मेजर डिसीजंस हैं वो मैनेजमेंट लेते हैं, टॉप लेवल लेते हैं। ये ऑडिट बताती है कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, डिसीजन इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे प्रॉपर्ली एज पर लॉ। तो ये एक तरह से इट इज अ चेक ऑन द टॉप लेवल ओनली, एंड इफ टॉप लेवल इज स्ट्रॉन्ग देन द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। तो फॉर श्योर दिस ऑडिट इज very important audit. See, corporate governance audit mechanism works primarily through audit committee and auditor. तो कह रहे हैं कि ये वाली जो ऑडिट है वो स्पेसिफिकली जो कंपनी की ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी। अच्छा, ऑडिट कमेटी का कौन सा सेक्शन है,
कौन सी कंपनीज ऑडिट कमिटी बनाती हैं? सेक्शन 177 कुछ याद और होगा कंपनीज एक्ट का। ऑडिट कमिटी इज कंपल्सरी इन लिस्टेड कंपनीज, राइट? टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 177 आपको देखना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, देन योर कंपनी नीड्स ऑडिट कमिटी। सो ऑडिट कमिटी लुक्स अप की सीजी ऑडिट हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो लेयरिंग है पता चले कि कंपनी ठीक से सारे लॉज फॉलो कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है नहीं, ठीक है। स्कोप क्या होता है, क्या क्या कवर करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट? सीजी ऑडिट इज वाइड एंड जनरली बाउंड्रीलेस, मतलब ये तो चेक कर रही है लॉज, एंड लॉज आर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल, तो इट इज बाउंड्रीलेस। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर दोनों का इंटरेस्ट होता है इसमें। रीजन बिहाइंड, क्योंकि चाहे किसी का पैसा लगा हुआ है या कोई वैसे ही जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ, तो कहीं ना कहीं दे वांट टू नो दैट वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग लॉज। अच्छा एक बात बताओ, एनी पर्सन नॉट फॉलोइंग लॉ, तो इसका मतलब उनकी मैलिफाइड इंटेंशंस है, उनके इंटेंशंस ठीक नहीं है। शायद अभी तो ठीक लग रहे हैं लेकिन बाद में जाके पता नहीं क्या उस कंपनी में निकले। सो इसलिए सीजी ऑडिट, सीजी एक्टिविटीज ठीक से हो रही हैं कंपनी में या नहीं हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, मिक्स, इंडिपेंडेंस, ये सब चेक करा जाता है। कमिटीज चेक करी जाती है। कंट्रोल एनवायरमेंट, चाहे अकाउंटिंग कंट्रोल्स है या इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट है, वो चेक किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसा है कंपनी में, वो चेक करा जाता है। ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर हो रहे हैं नहीं हो रहे, प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो गाइडेंस है वो बन रहे हैं ठीक से या नहीं, ये सब चीजें चेक करी जाती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में ये बेसिकली तो वो बाउंड्री लेस है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें चेक करी जाती हैं, मोटी मोटी और भी बहुत सारी बातें चेक करी जाती है, बट इनका स्कोप ये सारी बातें चेक करने के लिए है। In India, Companies Act 2013 and SEBI LODR Listing Obligation Disclosure Requirement Regulation 2015 are the principles governing laws on corporate governance. तो SEBI LODR ने भी बोला, Companies Act 2013 ने भी बोला that corporate governance audit होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट क्या है? तो चेक लॉज, कंप्लायंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब बोलोगे मैम सेक्रेटरियल ऑडिट में भी तो ये करते हैं, तो ये क्या अलग से बना दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट? अब हम सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट में हम क्या चेक करते हैं? ये तो चेक करते हैं दैट कंपनी इज फॉलोइंग लॉज, कंप्लायंस इज नॉट, है ना? यही माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हम ये सीजी ऑडिट क्या है? देखिए ये जो ऑडिट है ना, ब्रॉड ऑडिट तो हमारी जो कंपल्सरी एज पर लॉ सेक्शन 204 वो सेक्रेटरियल ऑडिट ही है, लेकिन ये जो ऑडिट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, वो कहीं ना कहीं एक मैंने अभी हमने पढ़ा ना, ऑडिटर्स और ऑडिट कमेटी द्वारा करवाई जाती है कंपनी में, ताकि कंपनी की और डेप्थ में अलग से, मतलब जैसे अब जैसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट पढ़ेंगे, सीएसआर ऑडिट जो अगला टॉपिक है ये पढ़ेंगे, तो ये क्या है? सीएसआर हम क्या वैसे चेक नहीं करते? सेक्रेटरियल ऑडिट जब कर रहे होते हैं तो हम सीएसआर एक्टिविटीज चेक नहीं करते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली एक एक्टिविटी, एक इवेंट को चेक कर रहे हो, उसको प्रायोरिटी रख के चेक कर रहे हो, तो वो उस टाइप का ऑडिट का एक फ्रेम ले लेता है। जैसे मैं अब एज ए सेक्रेटरियल ऑडिट या ऑडिटर और एनी ऑडिटर अदर प्रोफेशनल, मैं कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज चेक कर रही हूँ, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन देखना, बोर्ड्स को देखना, उनके रेफरेंसेस, अकाउंटिंग कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स देखना, मतलब मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसको कौन से टाइप की ऑडिट बोले हम? मैं क्या कर रही हूँ, मतलब एज ए प्रोफेशनल मुझे ऑडिट कमेटी ने इंस्ट्रक्ट करा है कि आप ना हमारी कंपनी की सीजी एक्टिविटीज चेक करो, मैं चेक कर रही हूँ, तो मैं इसको क्या नाम दूं? कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, corporate governance audit may not be compulsory under any section, but it is advisable to conduct these type of audits separately in a company, ताकि अगर कंपनी में कोई भी फ्लॉ, एरर, मिस्टेक, इनकंसिस्टेंसी है तो वो बाहर आ जाए, ठीक है ना? और टाइमली बाहर आ जाएगी तो लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में स्टेक होल्डर्स को शॉक नहीं मिलेगा, सरप्राइज नहीं मिलेगा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। इसलिए सीजी ऑडिट कराना इंपॉर्टेंट है। और सेबी एलओडीआर में भी बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में भी बोला गया, 2015 जो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन आते हैं उसमें भी बोला गया है कि आपको सीजी ऑडिट कराना जरूरी है कंपनी में, और करा लेना चाहिए। इट इज नॉट, आई वुड से, मतलब आप समझ रहे, ये अलग से ये सेक्रेटरियल ऑडिट में कवर जरूर हो जाता है, पर अलग से भी कराओ, साल में 1 बार, 2 बार,
कराओ ये ऑडिट, ताकि उससे क्या होगा, आपकी कंपनी में कोई भी वही बात है फ्लॉ एरर आएगा तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। एंड ये एक तरह के स्टेक होल्डर्स को भी एश्योरेंस है। ठीक है, आगे देखिए CSR ऑडिट। CSR ऑडिट, जब हम CSR करते हैं तो हम लोग 2% पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के 2% उसका CSR एक्टिविटी में लगाते हैं, ऐसा ही कुछ था ना। तो क्या कंपनी एक्चुअल में ये कर रही है? क्या कंपनी एक्चुअल में CSR कैटेगरी में आने के बाद भी CSR एक्टिविटी कर रही है? क्या कंपनीज जानबूझ के अपना मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है फंड्स को? क्या एक्चुअल में वो 2% जा रहा है किसी CSR एक्टिविटी में? और CSR एक्टिविटीज भी बहुत सारी है। आप नेशनल फंड में दे सकते हो, आप वेटरन विडोज, या फिर आप गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में, या फिर आप किसी हंगर, बहुत सारे कैटेगरीज है ना, हमने पढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे कैटेगरीज है जो कहते हैं कि आप CSR एक्टिविटी इन एक्टिविटीज के द्वारा कर सकते हो। बट क्या एक्चुअल में कंपनी कर रही है, ये कैसे मालूम चलेगा? मैम ये भी तो हम सेक्रेटरियल ऑडिट में चेक कर लेते हैं, जब सेक्रेटरियल ऑडिट करने जाते हैं तो हम ये सारी बातें चेक करते तो है, बट अलग से प्रायोरिटी चेक करना इंपॉर्टेंट है, जिसको CSR ऑडिट बोलते हैं। पढ़िए, CSR Corporate Social Responsibility Audit aims at identifying environmental, social or governance risk faced by the organization and evaluating managerial performance in respect of those। तो कंपनी में क्या ये सोशल एक्टिविटी सिर्फ बोलने को है या एक्चुअल में हो रहे हैं, इनको पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या ये हो रहे हैं और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैनेजरियल परफॉर्मेंस लेवल पे चेक करना जरूरी है। CSR is a broad term. However, for the purpose of addressing the scope of CSR audit, CSR is about managing and taking into consideration organizations' operational, process and behavioral impact on society and stakeholder from a broad perspective। ठीक है, तो कैसे बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं, उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी के लिए कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है, ये सब चीजें चेक करता है। Contrary to common belief, CSR is more than a legal compliance and is highly connected with the effects of organization's bottom line। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपने CSR को हमेशा लॉ की तरफ से सोचा है, मतलब हमने हमेशा यही सोचा है कि ये कंपनी जो इस कैटेगरी में फॉल करती है, जिसके डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर है, या PSC या टर्नओवर इतना है, या वो लिस्टेड कंपनी है तो वो CSR करेगी। हम कह रहे हैं CSR इससे ऊपर है। हाउ आर यू कनेक्टेड विद द सोसाइटी, व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सबसे पहले तो CSR ऑडिट में ये चेक करेंगे कि क्या आपने CSR पॉलिसी बनाई है, क्या आपकी CSR कमेटी है, क्या आपने CSR एक्चुअल में करा है विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्या आपकी ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग करेंगे, मेंटर फॉर कंपनी CSR एक्टिविटीज की CSR में आप कर क्या रहे हो। आप CSR करने के लिए सड़क पे तो नहीं उतर जाते ना पैसे बांटने के लिए, आप कोई एक्टिविटी करते हो, आप कोई एक्टिविटी होती है उसमें इन्वेस्ट करते हो पैसा, विच इज CSR एक्टिविटी। इंटरनल कंट्रोल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है आपका CSR को लेके, मतलब आपकी कंपनी के अंदर क्या स्टेप लिए जाते हैं CSR एक्टिविटी के लिए। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, जो भी आप प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो CSR प्रोजेक्ट में, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल भी बेसिकली होता है कि प्रोजेक्ट कब ऑन सेट हुआ है, कब चल रहा है, कब खत्म होगा, ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है। टू कंडक्ट फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट टू कंफर्म द यूटिलाइजेशन ऑफ बजट फॉर अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स। आपने पढ़ा होगा आई थिंक एग्जीक्यूटिव लेवल में आपने पढ़ी हुई ये बात कि कंपनी जैसे कोई पैसा 2% आपने निकाला और CSR एक्टिविटी में डाला, कुछ पैसा अगर बच गया तो वो नेक्स्ट ईयर की CSR एक्टिविटी में भी यूज होता है। ठीक है ना, तो वो सब चीजें भी चेक करना जरूरी है। कंपनी कोई ऐसा तो नहीं कोई अलग सा अकाउंट बनाया हुआ है उसमें CSR का पैसा जा रहा है और एक्चुअल में CSR में नहीं जा रहा, सिर्फ दिखाने के लिए जा रहा है कि हमारा 2 करोड़ CSR एक्टिविटी में लगा है, बट एक्चुअल में खाली लगा 1 करोड़ है। यू अंडरस्टैंड, तो यही सब चीजें तो चेक करते हैं। तो स्पेसिफिकली जब कंडक्ट करी जाती है, अब यहाँ देखिए, द कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर CSR ऑडिट बट कंपनीज वॉलंटरली का मतलब क्या होता है बता, नॉट कंपल्सरी मैम, अपनी चाह से अंडरटेक CSR ऑडिट टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ CSR प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि देखिए हम जब सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं उसमें चेक करते हैं, बट एज अ ऑडिटर के बारे में हमेशा आपने एक बात सुनी होगी दैट ऑडिटर कैन नॉट चेक एवरीथिंग।
ऑडिटर के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू चेक एवरीथिंग माइन्यूट वे में चेक नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है टाइम पे, हमें हमारे चेक्स थोड़े से अपने नैरो करने पड़ते हैं। तो अभी एक ऑडिटर बताओ, ऑडिटर्स को अपनी रिपोर्ट टाइम पे देनी पड़ती है, चेकिंग भी सारी चीजें करनी है, कंपनी के इवेंट भी बहुत सारे होते हैं, कंपनी भी इतनी बड़ी होती है, कैसे मतलब इतनी सारी चीजें चेक करते हैं ऑडिटर्स। फिर ऑडिटर्स सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग मतलब जैसे कुछ मोटी मोटी चीजें चेक कर लेते हैं, अगर किसी चीज में इनकंसिस्टेंसी दिखती है फिर उसको डीपली चेक करते हैं। समझ रहे हो आप? बिकॉज अगर एक प्रोफेशनल, चाहे मैं कह रही हूँ चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी प्रोफेशनल है, अगर हम प्रोफेशनल्स ऑडिट करते समय एक एक बात ध्यान से चेक करने लग गए तो आप यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल टू प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन टाइम? इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट द टास्क ऑफ ऑडिट ऑन टाइम? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, मोटी मोटी चीजें उठाते हैं कि कौन सी चीज हमें चेक करनी चाहिए, ठीक है। अब उस मोटी मोटी चीजों को अब कौन सी चीज हमें, ऐसा नहीं आंखें बंद करके ये वाला डॉक्यूमेंट लो, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, नहीं। एज ए प्रोफेशनल हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें प्रायोरिटी वाइज, मटीरियलिटी ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज मटीरियल है, कौन सी मटीरियल है, मटीरियल वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाए। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके बेसिस पे हमारी ऑडिट डिपेंड करती है। तो कह रहे हैं CSR ऑडिट आप अलग से कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि CSR एक्टिविटी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रिक्ट भी हो चुके हैं इसके लॉज। तो अगर कल को आपकी कोई भी इनकंसिस्टेंसी सामने आती है तो आपकी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो अलग से CSR ऑडिट कराइए। इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट, सेबी तो उसको बहुत रेकमेंड करते थे। देखो सबसे पहले लिखा हुआ इन इंडिया सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 इज अ प्राइमरी रेगुलेशन व्हिच कवर्स इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो सेबी तो सबसे पहले इस चीज को कवर करता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए कंपनी में। एंड यू वुड आल्सो एग्री कि मैम यस ऑफ कोर्स इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? लीकिंग price sensitive information before any big activity to some people who take the advantage of that news. तो ये insider trading है। जैसे मुझे पता है कि कंपनी का शेयर प्राइस घटने वाला है या बढ़ने वाला है, तो मैंने पहली शेयर्स खरीद लिए, मुझे प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग करने में कुछ लोगों का फायदा दे रहे हो, लेकिन कितनी जनता को तो नुकसान दे रहे हो ना आप। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिल्कुल प्रोहिबिट करता है सेबी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो और इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ वेरी बिग ऑफेंस, राइट, और इसकी अलग से पेनल्टी भी है, सेबी में काफी पेनल्टीज भी हैं इसकी। तो कह रहे हैं इसकी ऑडिट तो ना अलग से कराना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है कंपनी में। Insider trading issues have resulted in significant importance in listed company last few years. Yes, we agree to that. And listed companies में तो ज़्यादा ही है. The directors, agents, and other officers were found to be using insider information for profitably speculating in securities of their own company. तो यहाँ कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनके पास तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है, और ऐसा देखा गया है कि वो इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के अपने ही खुद की कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं सिक्योरिटीज को। स्पेक्यूलेट मतलब कि अरे अब ये इवेंट हुआ ना, हमारे शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो उस चीज को स्पेक्यूलेट करके अपने ही कुछ लोगों को फायदा देना। द इनसाइडर ट्रेडिंग अकर ड्यू टू पोजेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। एक तो अपने पास कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर एवरीबडी एल्स। अगर पूरी दुनिया के पास इंफॉर्मेशन है तो फिर वो इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं ना, लेकिन अगर सिर्फ कुछ लोगों के पास वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। Regarding the changes in the economic condition of companies and particularly regarding the size of dividend to be declared or issue bonus shares etc. तो यहाँ कह रहे हैं कि कंपनी की क्या कंडीशन चल रही है, वो तो कंपनी के टॉप ऑफिसर्स को भी पता है, कंपनी में कितना डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, कंपनी में कितना नेक्स्ट बोनस इशू या कुछ भी इवेंट है, वो तो टॉप मैनेजमेंट को ही पता है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी ज्यादातर वहीं देखी गई है जहां पे उन लोगों से वो इंफॉर्मेशन लीक होती है जो लोग उस इंफॉर्मेशन के पोजेशन में है। Also, SEBI has put in place mechanism for preventing and controlling insider trading by putting primary responsibility to monitor and regulate insider trading activities on company through the compliance officer and audit committee.
तो सेबी कहता है कि देखिए आपके जो कंप्लायंस ऑफिसर है कंपनी में, आपके जो ऑडिट कमेटी है कंपनी में, उनको स्पेशली इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटी पे नजर रखनी चाहिए। सेबी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत बड़ा ऑफेंस है और अगर ये कल को सामने आया तो सेबी की बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज आपकी कंपनी के ऊपर लग सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे बच जाए और बाद में आप अनजान हो जाएं कि हमें तो पता ही नहीं है क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट कराइए। किसकी मदद से? कंप्लायंस ऑफिसर। हु इज कंप्लायंस ऑफिसर? कंपनी सेक्रेटरी। For the purpose of ensuring compliance with the insider trading regulations, the following would be some of the essential inputs to enable review and report the status. Code of conduct, क्या है आपकी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करा है या नहीं करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज बाय कंप्लायंस ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू इनसाइडर ट्रेडिंग, वो क्या चेक कर रहे हैं, प्राइवर अप्रूवल ऑफ ट्रेडिंग, क्या ट्रेडिंग की अप्रूवल ली जाती है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफिसर्स, डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या उनको पता चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन किसके पास है, कैसे फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, ये सब बातें क्या चेक हो रही है आपकी कंपनी में। और ऐसा बोला जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही है तो कैसे हो रही है, नहीं हो रही है तो मेक श्योर नहीं हो रही है, ये सब चीजें चेक करना इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट में आता है। And it is highly recommended by SEBI to get this audit done with the help of the audit committee and compliance officer. Audit committee should give the instruction how and when to do to the compliance officer, और compliance officer को ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए, ऐसा SEBI recommend करता है। क्यों करता है वो आप सबको पता है, कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कर्ब कर सके। क्यों कर्ब कर सके वो भी आपको पता है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? किसी इंफॉर्मेशन की पोजीशन को कुछ लोगों तक पहुंचाना, बिफोर एनीबडी एल्स नो, आप उसको कुछ लोगों को दे रहे हो ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको कर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अनफेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द जनता, रेस्ट ऑफ द पब्लिक, कि उनको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एंड दिस एक्टिविटी इज वेरी हार्मफुल फॉर द कंपनी। ऐसे से भी कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट कराइए, राइट। अगली ऑडिट, लेबर लॉ ऑडिट। मैम लेबर लॉ ऑडिट तो हमारा वही है, सेक्रेटरियल ऑडिट में भी चेक करते हैं, अलग से क्यों? देखिए अब लेबर लॉज कुछ कंपनीज पे लग रहा है, कुछ कंपनीज पे नहीं लग रहा है। लेबर लॉज इज समथिंग व्हिच इज अप्लाइड जनरली ऑन लॉट ऑफ द कंपनीज, राइट। एंड लेबर लॉ ऑडिट इज जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रॉपर वेजेस दी जा रही है लेबर को। ऐसा तो नहीं कि उनके साथ, अगर आपको मैं बोलूं लेबर लॉ ऑडिट करो, मेरी एक कंपनी एबीसी, उसकी लेबर लॉ ऑडिट करो, क्या चेक करोगे? कंपनी का एमओए, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल, क्या चेक करोगे? मैम हम एक तो उनके लिस्ट ऑफ वर्कर्स चेक करेंगे, उनके आवर्स चेक करेंगे, उनके वेजेस चेक करेंगे, उनकी छुट्टियों की चेक करेंगे, उनकी सैलरी स्लिप्स चेक करेंगे, एंड देन विल कम टू कंक्लूजन कि क्या ये लोग लॉज के हिसाब से वेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, छुट्टियां दे रहे हैं या नहीं, कॉम्पनसेशन दे रहे हैं या नहीं। सिंपल। तो लेबर लॉ ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग and it's a continuous process. Labor law audit ensures a win-win situation for all stakeholders. Audit under labor and employment laws is an effective tool for compliance management of labor, employment and industrial law. तो कह रहे हैं तो ये विन-विन सिचुएशन वाली ऑडिट है, क्योंकि इस ऑडिट के जरिए आपको पता चलता है कि आपके लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, और अगर वो हो रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि कंपनी इज ट्रू एंड फेयर विद देयर एम्प्लॉइज, वर्कर्स, लेबर्स, एवरीवन। ऑडिट हेल्प्स टू detect non-compliance of labor and employment laws applicable to a business and take corrective measures to avoid any unwarranted legal action. तो क्या है, तो ये ऑडिट से एक तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रही है, किस चीज की नॉन कंप्लायंस, लेबर लॉस की। और वो अगर पता चलेंगे कि कहाँ नॉन कंप्लायंसेस हो रही हैं तो हम एज अ कंपनी वो टेक अ करेक्टिव मेजर। अच्छा एक तो क्या होता है ना, जानबूझ के कि ये तो हमें फॉलो करना ही नहीं है, इतनी वेजेस नहीं देंगे, इससे कम ही देंगे, मतलब आप समझ रहे हो, एक तो जानबूझ के करना, एक होता है दैट मे बी मिस्टेक, मे बी which is the most easy बहाना। वो क्या होता है, what is that called,
नो इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉ, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, ये सबसे इजी बहाना होता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि नया लॉ आ गया, हमें तो पता ही नहीं था ये लॉ है, ये कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपकी कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरीज है, कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि लॉज फॉलो क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन क्या है, ऑडिट के जरिए ना कुछ माइन्यूट मिस्टेक या एरर सामने आ सकता है जो शायद बाय मिस्टेक कंपनी से फॉलो हो रहा हो, ठीक है ना। तो वो अनवारंटेड लीगल एक्शंस ना आ जाए कल को आपके ऊपर, तो इसलिए करेक्टिव मेजर्स ले लिए जाते हैं कंपनी द्वारा। दो लेवल ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी गाइस, अगेन अलग से ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप ये ऑडिट कराएं, बट इट इज हाईली रिकमेंडेटरी टू कंडक्ट दिस ऑडिट। ऑडिट हेल्प्स टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज, ये अभी हमें ऊपर पड़ा है, ठीक है ना। लेबर ऑडिट सीक्स to determine employee attitude towards employer and to identify possible areas of vulnerability to a union or organizing drive। एक तो पता है क्या, एक्चुअली टॉप मैनेजमेंट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लेबर ऑडिट। लेबर ऑडिट करते समय हम लोग खुद तो चेक करते हैं, साथ ही साथ बड़ी बार लेबर ऑडिट करते समय आप क्वेश्चनर भी भरवाते हैं लेबर से, वर्कर से, कि उनका क्या कहना है अबाउट टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। इससे खुद एम्प्लॉयर को भी पता चलता है कि जाने में वो कोई ऐसा स्टेप तो नहीं ले रहे जो शायद उनके अगेंस्ट कल को जा सकता है। तो लेबर ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेबर ऑडिट कवर्स लेबर रेगुलेशंस एप्लीकेबल, एक तो लेबर लेजिस्लेशंस को देखा जाता है जो एप्लीकेबल है। Scope of labor law audit will certainly differ from business to business. For example, if a business does not have a factory, the provision of Factories Act and any regulations won't be applicable. Similarly, certain factories in remote areas may not have the facilities of Employee State Insurance Corporation. तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तो लेबर लॉज में फैक्ट्रीज एक्ट, ESIC, बहुत सारे एक्ट आते हैं। तो ये चेक करते हुए सबसे पहले तो कंपनी का नेचर देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी पे ये लॉज लग रहे हैं नहीं। अब तुम मेरी कंपनी की लेबर ऑडिट करने आ रहे हो, मेरे पास फैक्ट्री है, तो फैक्ट्रीज एक्ट थोड़ी ना आप देखोगे कंप्लाई हो रहा नहीं हो रहा, जब ये एक्ट मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो बिफोर डूइंग एनी ऑडिट यू हैव टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द कंपनी। प्रोसेस ऑफ लेबर ऑडिट, ये मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि अगर आप लेबर ऑडिट करने जा रहे हो क्या क्या चेक करोगे। तो देखो, सबसे पहले तो बिजनेस का नेचर चेक कर लो, उनकी लोकेशन, वर्क प्लेस, इंडस्ट्री, क्या क्या चीज एप्लीकेबल है। उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर, मैन पावर चेक करो, ह्यूमन रिसोर्सेज चेक करो। उसके बाद उनके ऊपर कौन कौन से एप्लीकेबल लेबर लॉज, रूल्स, रेगुलेशन है वो चेक करो। लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज चेक करो जिनकी कंप्लायंस उनको करनी है, और फिर वेरीफाई करो कंप्लायंस लेवल अंडर वेरियस लॉज। तो बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑडिट ऑफ मेजरली एवरी टाइप ऑफ ऑडिट में यही प्रोसेस होता है। तो पहले हम कंपनी का नेचर देखते हैं, कंपनी का टाइप देखते हैं, कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद हम उनके ऊपर कौन कौन से लॉज लग रहे हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आप लॉज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं। सो समवेयर हर ऑडिट में यही प्रोसेस होता है। ये ऑडिट कराने से स्टेक होल्डर को क्या फायदा? स्टेक होल्डर कहेगा लेबर जाने कंपनी जाने, लेबर ऑडिट करो कंपनी को फायदा, लेबर को फायदा, मेरा क्या फायदा, स्टेक होल्डर का क्या फायदा है? एक तो भाई इट एनहांसेस द मोरल एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। एक तो एम्प्लॉइज जिनको खुद को शायद कुछ लेबर लॉस के बारे में नहीं पता, ऐसी ऑडिट उनको भी एश्योरेंस देगी कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो लेबर लॉस बिल्कुल फॉलो कर रही है, ठीक है। आप मानोगे, मैंने आई वांटेड टू हायर अ मेड, तो आई कॉल्ड अप अ मेड एजेंसी एंड दे वर लाइक मैम मेड की सैलरी इतनी होगी, इतना नहीं, पहले ना ही आस्क्ड मी व्हाट इज द बजट ऑफ योर मेड। मैंने कहा मेड का बजट डिपेंड्स ऑन द मेड ऑल्सो, मतलब हाउ काइंड ऑफ वर्क शी नोज। तो मतलब मैंने मेड एजेंसी को कॉल करा कि आई नीड अ मेड। उन्होंने कहा आपका क्या बजट है? मैंने कहा 12 to 15,000 पर मंथ। तो मुझे कहते हैं मैम हमारा थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि हमारी प्रोवाइडेड नीड्स लाइक वी फॉलो ऑल द लेबर लॉज एंड PF वी लुक अप टू एवरीथिंग। एंड मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई, but they were like that they follow all the labor laws and everything, so it could be costly for you to handle this kind of maid। मतलब तो आपका बजट इतना नहीं है, so we won't be able to provide maid for you। मैंने कहा क्या मतलब ये सब मिला मिलू के मतलब मेरी 20,000 रुपये सैलरी पड़ जाएगी मेड की, मैं सच खुद ही काम कर लूंगी, मतलब आई फाउंड समवेयर एल्स। तो देयर आर एक तो एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ अ कंपनी वेयर लेबर लॉज आर फॉलोड, वहाँ पे एम्प्लॉइज को भी एश्योरेंस रहती है, सिक्योरिटी रहती है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज में, दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन।
टाइमली पेमेंट है, जब लॉस फॉलो कर रहे हैं तो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, कुछ कटेगा नहीं, सोशल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पीएफ, ग्रेजुटी, पेंशन सब होगा प्रॉपर। पॉजिटिव आउटकम इस ऑडिट का ये रहता है कि कंपनी की एम्प्लॉयर की रेपुटेशन इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी होती है। देखो आज अगर कल को आप सीएस बन के कोई जॉब भी ढूंढोगे, आपके लिए भी सैलरी तो इम्पोर्टेंट रहती है। देखो सैलरी इज इम्पोर्टेंट, इसके लिए तो काम करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री, हाउस कंपनी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। अब ऐसी कंपनी अगर आप बोलो, मतलब मैंने ऐसी ऐसी कंपनी सुनी है, आई वोंट टेक द नेम, एंड they promise, and big companies, I'm not taking the name, okay, big companies ऐसी होती हैं जो at the time of employment they promise you that we have this salary का आपका इतना पोर्शन काटेंगे, and when you leave the organization we would give you, and मतलब they have this, क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस अप्रेजल अमाउंट या क्या बोलते हैं, काटते हैं, बट at the end, at the time when the employee is leaving the organization, they have 100 of reasons to tell the employee that they are not giving that amount to them. Imagine. So इससे क्या होता है ना, इंडस्ट्री में उस एम्प्लॉयर के बारे में आती है चीज, तो कल को कोई एम्प्लॉय भी उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर लेवल ऑडिट होती है और पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उससे एम्प्लॉयर की रेपुटेशन भी इंडस्ट्री में अच्छी होती है। एक तो एलिमिनेट हो जाती है पेनल्टी, डैमेज कॉम्पनसेशन, वो तो साफ सी बात है। पेनल्टी क्यों पे करेंगे जब लेवल ऑडिट करा रहे हैं अच्छे से। लेबर ऑडिट इंश्योर करते हैं कंप्लायंस कि आपने सारी पुरानी चीजें, सारे लेबर लॉज अच्छे से फॉलो करें। It reduces the burden of government because audit will be conducted by independent professionals such as company secretary in practice. तो गवर्नमेंट को ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं कंपनी के बारे में, लॉज वॉज, क्योंकि प्रोफेशनल ने चेक कर लिया, ऑडिट कर लिया है। हाई प्रोडक्टिविटी होती है और लोअर एब्सेंटिज्म, क्योंकि एम्प्लॉइज में भी भरोसा रहता है और वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा करते हैं। लॉकआउट, स्ट्राइक नहीं होती, क्योंकि लेबर लॉज के हिसाब से चल रहे हैं, स्ट्राइक किस चीज की होगी। कोऑपरेशन एंड एम्प्लॉय के लेबर रिलेशन एम्प्लॉयर के साथ अच्छे होते हैं। तो लेबर ऑडिट के ये सारे फायदे हैं। स्टेक होल्डर, लेबर भी तो स्टेक होल्डर है कंपनी में, तो उनके लिए भी तो ये फायदे हैं ना सारे, राइट। तो लेबर लॉ ऑडिट का ये फायदा है। कैसे करते हैं वो भी हमने बात कर ली है। तो अभी हमने कौन कौन सी ऑडिट के बारे में बात करेगा गाइस, देखो हमने मैम कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, पहले तो हमने बात करी कि जो ऑडिट है कंपनीज एक्ट 2013 में 3-4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अच्छे से यहाँ 4 बताई गई है, वैसे मैं हमेशा 3 ही बोलती हूँ। 4 कैटेगरी क्या है, एक तो सेक्शन नंबर 139 to 147, पहली हमारी 139 to 147 स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्शन 138, चलो 138 से स्टार्ट करते हैं। 138 इज टॉकिंग अबाउट internal audit, 139 to 147 is talking about statutory audit, then 148 is talking about cost audit. Basically 138 to 148 ये हमारा है, सॉरी, इंटरनल ऑडिट। फिर 139 to 147 है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट, और हमारा 148 है कॉस्ट ऑडिट। पहले हमेशा फाइनेंशियल ऑडिट्स पे है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी गाइस। पहले ना हमेशा फाइनेंशियल ऑडिट्स पे ध्यान दिया जाता था, तभी देखो कैसे डिवीजन करा है 138 to 148। लेकिन हमारा जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो बाद में आया था, जो सेक्शन 204, ठीक है ना, ये हमेशा याद रहेगा। फिर हमने सीजी ऑडिट के बारे में बात करी, सीएसआर ऑडिट के बारे में बात करी, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के बारे में बात करी है, एंड लेबल ऑडिट के बारे में। 4 टाइप ऑफ ऑडिट हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे आइए साइबर ऑडिट। ये आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है साइबर ऑडिट, और कराना ही बहुत जरूरी है, ट्रस्ट में। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपने स्टार्टिंग में अपने पिन, आप अपने पे बात लेके देखो कि आप अपने फोन के पिन, आप अपने एटीएम पिन, या आप अपने बैंक के लॉगिन पिन, या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट ओटीपीज, पिन्स, यूपीआई, इन सब का ध्यान नहीं दे रहे, क्या होगा, चोरी हो सकती है, ठीक है ना। हमेशा आपको कितने इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर मत करो, अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करो, अपना एटीएम पिन किसी के साथ शेयर मत करो, ऐसे कॉल्स पर अटेंड, कितने सारे आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो ये चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, तो मैम हमारी जो हमारे साथ नुकसान हो सकता है, हमारे हैकिंग हो सकती है, हमारे पैसे चोरी हो सकते हैं। मेरे तो आई थिंक 2-3 ईयर्स एंड डियर वंस के साथ ऐसी चीजें हुई हुई है, सो आई नो, मतलब दिस इज डन। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने एटीएम पिन बांटे थे, लेकिन आजकल तो हैकिंग और ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है।
कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं ये सब चीजें। मैं कंपनी के सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात भी कर रही हूँ। क्या वो अपने साइबर के साथ हैकिंग अफोर्ड कर सकती हैं? क्या वो अपने कंप्यूटर्स, अपने साइबर नेटवर्क के साथ हैकिंग या कोई भी छेड़छाड़ अफोर्ड कर सकती हैं कंपनीज? बिल्कुल नहीं। कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड दिस कि कोई उनके कंप्यूटर, उनके सॉफ्टवेयर, उनके हार्डवेयर को हैक कर ले। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी। आपको पता है, आप भी कल को कंपनी में जॉब करोगे, कंपनी सेक्रेटरी बन के, आप जब किसी कंपनी में जॉब करोगे वो आपको लैपटॉप देंगे, देखना उनके लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन होंगे, फायरवॉल्स होंगे, जिसमें लाइक जैसे उनके सॉफ्टवेयर में उनके उनके लैपटॉप पे होगा कि आप अपने खुद का पर्सनल अकाउंट से किसी को मेल नहीं भेज सकते हो उनका लैपटॉप यूज करके। They have these kind of restrictions. A lot of companies have different type of restrictions. मैं किसी particular company के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कंपनी जो है वो अपने साइबर और अपने कंप्यूटर्स को लेके बहुत ज्यादा सेफ चलती हैं, स्पेशली आजकल। और साइबर ऑडिट कराने का फायदा क्या है ना, कि उनके जो साइबर है, उनके कंप्यूटर्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में उनको टाइमली अगर पता चलता रहेगा कि हाँ सब ठीक है तो इट्स गुड। लेकिन अगर वो लंबे समय तक साइबर ऑडिट नहीं करा रहे, अचानक से पता चले यार ये सारे लैपटॉप्स में ये इन्फॉर्मेशन गायब, वो गायब, तो सोचो कितना नुकसान होगा कंपनी को। उससे बेटर तो है साइबर ऑडिट करा ली जाए। ये तो वही बात होगी कि ताला शुरू में महंगा खरीद लो, बाद में छोटे छोटे ताले बदलने और चोरी कराने का क्या फायदा। ये भी शायद ही बेकार एग्जाम्पल हो सकता है, बट वही मेरे माइंड में आया। साइबर ऑडिट टीम ऑफ प्रोफेशनल। अच्छा, ये साइबर ऑडिट कौन करेगा? अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी, मेरे को बोले जाए तो मैं तो नहीं कर सकती। हाँ, मैं साइबर लॉज देख सकती हूँ, लेकिन अगर एक प्रॉपर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेक करना हो तो वो तो एक आईटी प्रोफेशनल ही करेगा। Cyber audit team of professional conducts an organizational review to ensure the correct and most up to the data, cyber and IT process infrastructure properly apply हुए हैं। देखिए, हमारा IT Act 2000 जो है वो बताता है आपको कि आईटी लॉज क्या है, वो मेक श्योर करते हैं प्रैक्टिसिंग सीएस की आईटी लॉज फॉलो हो रहे हैं। लेकिन इंफ्रा प्रोसेस कैसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो आईटी प्रोफेशनल देखते हैं। द साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑडिट एश्योरेंस रिव्यू will provide management with an assessment of the effectiveness of the information security management function, evaluate the scope of the information security management organization, and determine whether essential security functions are being addressed effectively. तो यहाँ कह रहे हैं जो एक साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम होती है वो ये देखती है कि प्रॉपर साइबर प्रोसेस हो रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, और जो भी सिक्योरिटी फंक्शन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। इट इज नॉट डिजाइन टू रिप्लेस और फोकस ऑन ऑडिट्स दैट प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेशनल प्रोसेस। यहाँ कह रहे हैं ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक तरह का एडिशनल है साइबर ऑडिट, जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। इन साइबर ऑडिट the internal auditors and risk management professionals have key role to play in the information function of the company. तो साइबर ऑडिट में जो इंटरनल ऑडिटर्स है और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर्स देखते हैं कि कैसे सारी चीजें साइबर लॉस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, और रिस्क मैनेजमेंट टीम देखती है सारी टेक्निकल बातों को। In the era of global digital economy, it is critical to protecting enterprise information from the insider as well as outsider hackers. तो यहाँ कह रहे हैं आजकल के जमाने में डिजिटल इकोनॉमी ऐसे कि यूं इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तो कंपनी के अंदर और बाहर दोनों से इंफॉर्मेशन को सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट प्लेस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग देखते हैं कि कंपनी में सारे साइबर लॉस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड ऑफन हैज अ डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू द ऑडिट कमिटी टू एंश्योर कि इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं बोर्ड को कि डेटा सिक्योरिटी हो रही है हमारी कंपनी में या नहीं। ये तो इंटरनल ऑडिटर्स का काम है। Audit helps enterprise with the challenges of managing cyber threats by providing objective evaluation of the control and making recommendation to improve them. तो बेसिकली पहला तो चेक कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ बच्चे बोलते हैं कि देखो ना मैम कितना बड़ा पैराग्राफ है, अगर अभी हमें इस पे नोट लिखना पड़ जाए तो कितना हौश पौश हो सकता है ना, हमें पता ही नहीं कौन से कैसे लिखें। तो आई टेल यू, ये मुश्किल पैराग्राफ के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी मैं आपको क्लोज करके जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगी तो उसके स्टार्टिंग में एक चार्ट बनवाऊंगी साइबर ऑडिट का, वो चार्ट को नोट डाउन कर लेना,
उसको लर्न करना। जब भी तुम्हें रिवाइज करना हो या लर्न करना हो, ऐसे स्मॉल चार्ट बना दूंगी जिससे आपको साइबर ऑडिट अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एनवायरमेंट ऑडिट पे जाऊंगी। तो जो टॉपिक मुझे खुद ही लगेगा ना कि हाँ ये दिस इज लाइक डिफिकल्ट टू रीड एंड लर्न, तो उसका मैं खुद ही आपको चार्ट बनवा दूंगी, ठीक है। Organizations, especially within the public sector, also contract for services of external auditors to provide independent assurance of financial operational controls that they have met. इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टीम का काम होता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिस्क डिफेंस देखना, इंटरनल ऑडिट को सपोर्ट करना होता है बोर्ड्स के नीड्स को। मैं अगर आपको इसको एक क्लियर करके बताऊं तो हर कंपनी में एक साइबर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन ये साइबर डिपार्टमेंट जो होता है ये कंप्यूटर लैपटॉप इन सबको देखता है, इसके टेक्निकलिटीज को देखता है, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन जब बात साइबर ऑडिट की आती है तो ऑडिट नाम जब आ गया तो उसका मतलब कोई प्रोफेशनल करेगा, ऑडिटर्स करेंगे। तो जो कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो इसको ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कंपनी की इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, मुझे नहीं पता कंपनी की टेक्निकल मतलब कंपनी के लैपटॉप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज से डीप नॉलेज नहीं है, वो तो एक आईटी को होगी, ठीक है। लेकिन एज अ इंटरनल ऑडिटर मैं ऑडिट की सारी एक्टिविटीज को तो लुकअप करूंगी ना, कि कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे चेक करना है, कंपनी में कौन सी चीज पहले चेक करनी है, साइबर लॉस कैसे इंप्लीमेंट होने चाहिए, इसके लिए अलग से आईटी प्रोफेशनल्स की टीम बिठाऊंगी कि वो अब सारे लैपटॉप सब कुछ चेक करे कि सब ठीक है ना, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो बाहर या कंपनी के अंदर लीक हो रही है। तो आई बीइंग इंटरनल ऑडिटर एंड ऑडिट कमिटी वी विल मेक श्योर कि साइबर ऑडिट हो, ठीक है। साइबर ऑडिट में दोनों की जरूरत है, ऑडिटर्स की भी जरूरत है और आईटी प्रोफेशनल्स की भी जरूरत है। लेकिन जो ऑडिट का जिम्मा है वो हमारे इंटरनल ऑडिटर्स और ऑडिट कमिटी के ऊपर ही। हाईली रिकमेंडेड ऑडिट क्यों है ये भी आजकल, क्योंकि ये ऑडिट कराने से कहीं पे भी वही बात है, फ्लॉ एरर होगा तो वो तुरंत सामने आ जाएगा, ठीक है। एंड आजकल जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ही मेन कंसर्न है फॉर द कंपनी, राइट। आजकल कंपनीज के लिए लाइक साइबर ऐसी चीजें कहते हैं, डिजिटल इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन स्प्रेड लाइक फायर which can be very harmful for a company. So in this era, cyber audit plays a very, very important role. क्योंकि गाइस साइबर के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए जो बाहर चली गई तो उसके बाद कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले ही अपनी ऑडिट्स को करते रहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा हार्श इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े, ओके। आज हमने 5 टाइप्स ऑफ ऑडिट करी। अगली ऑडिट देखो, एनवायरमेंट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट एंड देन वी हैव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो और 3 टाइप ऑफ ऑडिट है, फिर हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन, चैप्टर 8। इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, तो वैसे ही अब हमारा चैप्टर 11 भी आपको फिर इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग ही होगा। मेरे को तो आई फील दैट audit types of audit is very interesting for a student to know that there are so many types of audit. तो हमने आज ये कर लिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट करा, सीएसआर ऑडिट करा, इंटरनल ऑडिट करा, लेबर ऑडिट करा, साइबर ऑडिट के बारे में बात करी। We are left with 1, 2, 3, 4 and 5 topics. So definitely इसका मतलब हमने हाफ ऑफ द चैप्टर तो कर लिया, हाफ द चैप्टर नेक्स्ट सेशन में करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में करने के बाद we will complete this chapter. Okay. So guys, see you in the next session. Till then, please study hard, stay safe. Any doubt, you have my number. Don't have my number, आपको मैंने बहुत सारे सेशन में अपना नंबर दिए हैं, और you can contact the management for my number. And नंबर लेके आपको मुझे हाई भेजना है, अपना नाम भेजना है एंड स्टेज तो मुझे पता है, प्रोफेशनल स्टेज में आई एम डूइंग सेक्रेटरी ऑडिट, ठीक है। नाम एंड कौन सा स्टेज है, क्योंकि देखिए आई एम टीचिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई शुड नो दैट यू आर फ्रॉम प्रोफेशनल लेवल। तो ये नहीं कि मैम आई एम XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, वो बच्चे के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए। मैम मैं XYZ, फिर मैं पूछूं बेटा ओके यू आर XYZ, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम आई एम डूइंग CS, ओके देन विद स्टेज। सो इतना मुझे ना पूछना पड़े, सीधा अपने नाम के साथ में स्टेज पे लिख दो एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट होता है प्लीज रीच बैक टू मी गाइस, ओके। थैंक यू सो मच।